Good day everyone. Today we will learn UV visible spectroscopy. बेसिक कंसेप्ट इसके स्पेक्ट्रोस्कोपी के क्या होंगे, इसके लिए क्या क्या इंपॉर्टेंट क्वेश्चंस बन सकते हैं अभी के एस्पेक्ट में, ये सारे क्वेश्चंस हम देखने वाले हैं। यहाँ पर सबसे पहले हमें ध्यान देना है प्रिंसिपल पर। एक मॉलिक्यूल की क्या रिक्वायरमेंट हो सकती है टू बी यूवी विजिबल एक्टिव। रेंज ऑफ यूवी विजिबल स्पेक्ट्रोस्कोपी क्या है। जब हम इलेक्ट्रोमैग्नेटिक रेडिएशन की बात करते हैं तो इलेक्ट्रोमैग्नेटिक रेडिएशन फ्रॉम द स्टार्ट टू द एंड एक काफी बड़ा रेंज मिलता है। उसमें हमारे काम की कौन सी स्पेक्ट्रोस्कोपी है, हमारे काम की कौन सी रेंज है, उस वाले पार्ट की बात करेंगे। यूवी स्पेक्ट्रोस्कोपी बेसिकली गवर्न होती है लैम्बर्ट बियर्स लॉ से। तो लैम्बर्ट बियर्स लॉ क्या है, इसमें क्या क्या टर्म्स इन्वॉल्व हैं और इसके न्यूमेरिकल्स जो इस स्लाइड्स में हम अभी नहीं देखेंगे, बट वो करने हैं एग्जाम पॉइंट ऑफ व्यू से। देन इसके बाद हम बात करेंगे एक जनरल टर्म्स जो आती है इसमें, ट्रांसमिटेंस एंड लैम्ब्डा मैक्स वैल्यू। कितने इलेक्ट्रॉनिक ट्रांजिशंस पॉसिबल हो सकते हैं। और इसके अलावा जो टर्म्स इसमें इन्वॉल्व है, क्रोमोफोर, ऑक्सोक्रोम, बैथोक्रोमिक शिफ्ट और रेड शिफ्ट, हिप्सोक्रोमिक शिफ्ट और ब्लू शिफ्ट, हाइपरक्रोमिक शिफ्ट और हाइपोक्रोमिक शिफ्ट, एंड एप्लीकेशंस ऑफ यूवी विजिबल स्पेक्ट्रोस्कोपी। बेसिकली जब हम ये सारी चीजें समझ जाएंगे तो एप्लीकेशन ऑफ स्पेक्ट्रोस्कोपी अपने आप ही चीजें क्लियर हो जाएंगी कि उसमें हमें लिखना क्या क्या है। तो अगर हम बेसिक प्रिंसिपल की बात करें कि स्पेक्ट्रोस्कोपी का बेसिक प्रिंसिपल क्या है, अगर हम यूवी रेडिएशन की बात करें तो यूवी रेडिएशन जो हमारा है 200 नैनोमीटर से 400 नैनोमीटर तक हमारा काम का है, और फिर 400 से 800 नैनोमीटर जो है दैट इज विजिबल रेंज। इसके अलावा वाला यूवी रेंज थोड़ा सा ट्रिकी है, जिसको हम अभी नॉर्मल जो हमारे सोर्स हैं उससे कवर नहीं कर पाते। जो हमारे काम, जो हमारे लिए रेंज है प्रिंसिपल, दैट इज 200 टू 400 नैनोमीटर एंड 400 टू 800 नैनोमीटर्स। यहाँ से यहाँ तक का रेंज कौन सा रेंज है, यूवी रेंज है। और यहाँ से यहाँ तक का रेंज कौन सा है, विजिबल रेंज। विजिबल लाइट जो हमारे लिए कलर्ड सॉल्यूशन है। कॉमन सॉल्वेंट जो हम जनरली यूज करते हैं दैट इज अल्कोहल और हेक्सेन, उसी में सॉल्वेंट रन किए जाते हैं। अब हमारे पास में इससे पहले के वीडियो में हमने देखा कि हमेशा कौन से ट्रांजिशन हो रहे हैं या कौन सा एब्जॉर्बेंस हो रहा है। एक मोनोक्रोमेटिक रेडिएशन है, मोनोक्रोमेटिक रेडिएशन सैंपल पे फॉल हुआ और ये सैंपल हमने चेक किया कि इसका परसेंटेज एब्जॉर्बेंस कितना था और कितना नहीं था। यही हमारा बेसिक स्पेक्ट्रोस्कोपी का प्रिंसिपल है। इस तरीके से हम एक पूरा ग्राफ प्लॉट कर लेते हैं बिटवीन लैम्डा वैल्यू एंड परसेंटेज एब्जॉर्बेंस, और ये ग्राफ हमें कुछ इस तरीके का मिल सकता है, जिसमें डिपेंड करता है कि हमें कौन कौन सी पीक्स मिलती हैं। तो जैसा कि हमने कहा कि यूवी विजिबल स्पेक्ट्रोस्कोपी कौन से टाइप की स्पेक्ट्रोस्कोपी है, यूवी विजिबल स्पेक्ट्रोस्कोपी इलेक्ट्रॉनिक स्पेक्ट्रोस्कोपी है। इलेक्ट्रॉनिक स्पेक्ट्रोस्कोपी का मतलब क्या है कि यहाँ पर जो ट्रांजिशंस होंगे, जो ट्रांजिशन ऑफ इलेक्ट्रॉन होगा, वो ट्रांजिशन ऑफ इलेक्ट्रॉन कहाँ से कहाँ तक होगा, वो इलेक्ट्रॉनिक एनर्जी लेवल्स में होगा। इलेक्ट्रॉनिक एनर्जी लेवल्स का मतलब क्या है, इलेक्ट्रॉनिक एनर्जी लेवल्स का मतलब है कि फ्रॉम बॉन्डिंग ऑर्बिटल टू रिस्पेक्टिव एंटी बॉन्डिंग ऑर्बिटल। यहाँ पर कौन कौन से इलेक्ट्रॉन इन्वॉल्व हो गए बॉन्डिंग ऑर्बिटल के, सिग्मा ऑर्बिटल, पाई इलेक्ट्रॉन्स और एन नॉन बॉन्डेड ऑर्बिटल्स। ये तीनों ऑर्बिटल्स हमारे कौन से बेसिक ऑर्बिटल्स हैं, ये हमारे ग्राउंड स्टेट ऑर्बिटल है। ग्राउंड स्टेट ऑर्बिटल से जब इलेक्ट्रॉन जंप करेगा इसके रिस्पेक्टिव एक्साइटेड स्टेट ऑर्बिटल में, तब हमने कहा कि इलेक्ट्रॉनिक ट्रांजिशन होगा। और इस इलेक्ट्रॉनिक ट्रांजिशन के लिए किस रेंज में लाइट को या इलेक्ट्रोमैग्नेटिक रेडिएशन को एब्जॉर्ब करेगा मॉलिक्यूल, दैट विल बी इन द रेंज ऑफ यूवी विजिबल रेंज।
तो अगर हम एक ग्राफ की बात करें, ये जो हमने पूरा ग्राफ बनाया, ये वेवलेंथ वर्सेस परसेंटेज एब्जॉर्बेंस में लाया, जहां पर ये लैम्डा वैल्यू मैक्सिमम एब्जॉर्ब हुई है, दिस इज रिफर्ड एज लैम्डा मैक्स वैल्यू। लैम्डा मैक्स वैल्यू क्या है? लैम्डा मैक्स वैल्यू इज दैट वेवलेंथ, दैट मोनोक्रोमेटिक वेवलेंथ, जहां पर जिस वेवलेंथ का एब्जॉर्प्शन मैक्सिमम हुआ है, दैट इज रिफर्ड एज लैम्डा मैक्स। इस वैल्यू पर कितने परसेंटेज मॉलिक्यूल ने एब्जॉर्बेंस शो किया है, दैट इज रिफर्ड एज एब्जॉर्प्टिविटी। एब्जॉर्प्टिविटी ये कितना, ये जो ग्राफ है, इस ग्राफ की इंटेंसिटी, अगर हम इस ग्राफ की बात करें तो इस ग्राफ की इंटेंसिटी क्या बतला रही है? ये इंटेंसिटी बतला रही है कि सपोज मेरे पास में 100 मॉलिक्यूल्स हैं, तो 100 मॉलिक्यूल्स में से कितने मॉलिक्यूल्स ने ये पर्टिकुलर वेवलेंथ शो की है, वो उसकी एब्जॉर्प्टिविटी वैल्यू है। ऐसा हो सकता है कि एक मॉलिक्यूल में एक से ज्यादा तरीके के ट्रांजिशन पॉसिबल है। 60 मॉलिक्यूल्स कोई एक तरीके का ट्रांजिशन शो कर रहे हैं, रेस्ट ऑफ 40 मॉलिक्यूल कोई दूसरे तरीके का ट्रांजिशन शो कर रहे हैं। इसमें कुछ मॉलिक्यूल्स ऐसे भी हो सकते हैं जो किसी तरीके का ट्रांजिशन शो नहीं करे, वो मॉलिक्यूल की अपनी मर्जी है, उसमें हम बहुत कुछ करने वाले हैं नहीं। सो अब यहाँ पर हमने जब बात की थी इनिशियली कि हमारे पास में जब भी ट्रांजिशन होता है, वो ट्रांजिशन कैसा होता है? क्वांटाइज्ड होता है। क्वांटाइज्ड होने का मतलब क्या है? क्वांटाइज्ड होने का मतलब है कि एनर्जी लेवल में, ये अगर ग्राउंड स्टेट एनर्जी लेवल है और ये एक्साइटेड स्टेट एनर्जी लेवल है, तो यहां से यहां तक की एनर्जी एब्जॉर्प्शन के लिए जो एनर्जी रिक्वायर्ड होगी, जो एच न्यू वैल्यू रिक्वायर्ड होगी, केवल वही ट्रांजिशन शो होगा, इसके अलावा ट्रांजिशन शो नहीं होना चाहिए, क्योंकि इलेक्ट्रॉन या तो जंप करेगा या तो नहीं करेगा, उसके पास में ऐसा कोई चॉइस नहीं है कि वो थोड़ा सा ले ले, बार्गेन कर लिया कि चलो अगर 10 की एनर्जी नहीं मिल रही, चलो आज 9 से काम चला लेते। नो, उसको या तो 10 चाहिए या नहीं चाहिए, 9 भी नहीं चाहिए, 10.1 भी नहीं चाहिए, कोई बार्गेनिंग नहीं। सो अब यहाँ पर अगर ऐसा है, तो मुझे यहाँ पर एब्जॉर्प्शन इतना चौड़ा क्यों मिला, इतना ये ब्रॉड क्यों मिला? ये ब्रॉड बतला रहा है कि यहाँ पर भी कुछ मॉलिक्यूल्स हैं जो एब्जॉर्ब कर रहे हैं लाइट को, यहाँ पर भी कुछ मॉलिक्यूल्स एब्जॉर्ब कर रहे हैं लाइट को, और यहाँ पर भी कुछ एब्जॉर्ब कर रहे हैं। तो जब भी हम यूवी विजिबल स्पेक्ट्रा को एक्चुअली देखने जाते हैं, तो ये काफी ब्रॉड होते हैं। ब्रॉड होने का मतलब क्या है? जब हम इसको अगर ये एनर्जी लेवल्स जैसे हमने कहा क्वांटाइज्ड है, इसका मतलब है केवल एक लाइन अपीयर होना चाहिए। सपोज 217 पे लैम्डा मैक्स हमें मिल रहा है, तो केवल 217 अपीयर होना चाहिए। यहां से यहां तक का एनर्जी गैप कितना है? 217 नैनोमीटर्स के बराबर है, तो इससे ना ज्यादा ना इससे कम। पर यहाँ पर ये तो शो कर रहा है कि कुछ यहाँ पर भी एब्जॉर्प्शन हो रहा है या कुछ यहाँ पर भी हो रहा है। तो ऐसा क्यों हो रहा है? क्योंकि हमने ये जो प्रिंसिपल पढ़ा था लास्ट वीडियो में, दैट शोज कि हमारे पास में इलेक्ट्रॉनिक एनर्जी लेवल्स के से कम एनर्जी चाहिए, किसके लिए? वाइब्रेशन के लिए। वाइब्रेशन, अगर मॉलिक्यूल को वाइब्रेट करना है, जो बॉन्ड्स को वाइब्रेट करना है, उसके लिए जो इलेक्ट्रॉनिक एनर्जी लेवल है उससे कम एनर्जी चाहिए, और रोटेशनल एनर्जी लेवल उससे भी कम है। ये वाली चीज हमने देखी थी, दैट इज इलेक्ट्रॉनिक एनर्जी लेवल is much more than vibrational energy level, and vibrational energy is much more than रोटेशनल एनर्जी लेवल। तो जब हम यहाँ से थोड़ी थोड़ी एनर्जी दे रहे हैं, जब हम छोटी कम एनर्जी की वेवलेंथ यहाँ पर दे रहे हैं, तब भी रोटेशनल ट्रांजिशन और वाइब्रेशनल ट्रांजिशन तो हो ही सकते हैं, बिकॉज क्योंकि उसको कम एनर्जी चाहिए। दो
हमारा जो एपरेटस है, एपरेटस हमने किस बात के लिए डिजाइन किया है? एपरेटस हमने डिजाइन किया है केवल और केवल यूवी विजिबल स्पेक्ट्रा को पकड़ने के लिए। अगर यूवी विजिबल ट्रांजिशन होगा तो हमें यहाँ पर पकड़ में आएगा, नहीं होगा तो नहीं पकड़ में आएगा। बट यहाँ पर एनर्जी तो हम मॉलिक्यूल एब्जॉर्ब कर रहा है। अगर मॉलिक्यूल एनर्जी एब्जॉर्ब कर रहा है तो कौन सी एनर्जी एब्जॉर्ब कर रहा है ये हम एग्जैक्टली नहीं पकड़ पा रहे हैं, बट वो ट्रांजिशन तो हो रहा है। और इसलिए अगर हम इसकी एज अ डेफिनेशन की बात करें तो डेफिनेशन में इसे समझ सकते हैं, discrete line should appear in the spectra for every transition but discrete line is not obtained since electronic transition accompanied by vibrational and rotational transition, this lead to appearance of band in the electronic spectra of simple molecule in gaseous phase। सो इसलिए हमें यहाँ पर बैंड मिलता है इंस्टीड ऑफ डिस्क्रीट लाइन। अब हम बात करते हैं यूवी स्पेक्ट्रा में। यूवी स्पेक्ट्रा में किस तरह हमारे पास में 3 तरीके के इलेक्ट्रॉन्स हैं। ये तीनों तरीके के इलेक्ट्रॉन्स कितने तरीके के ट्रांजिशन शो कर सकते हैं? जहां पर सिग्मा और इलेक्ट्रॉन्स हैं वहां पर हमारे पास में ट्रांजिशन होगा। ये कौन कौन से इलेक्ट्रॉन्स किस किस एरिया में इलेक्ट्रॉन्स हैं, ये हमारे पास में जितने भी सैचुरेटेड बॉन्ड्स हैं वहां पर हमें सिग्मा बॉन्ड देखने को मिलेगा। जो रिक्वायरमेंट है इलेक्ट्रॉन्स की, सिग्मा इलेक्ट्रॉन्स की एनर्जी है वो काफी ज्यादा है। जहां पर भी अनसैचुरेशन है, पाई इलेक्ट्रॉन्स है, वहां पर हमें पाई बॉन्ड ग्राउंड स्टेट पाई इलेक्ट्रॉन देखने को मिल रहे हैं। ऐसे मॉलिक्यूल्स जहां पर वो बॉन्डिंग में इन्वॉल्व नहीं है उन्हें हम कह रहे हैं नॉन बॉन्डेड ऑर्बिटल। इसको और सिंप्लीफाई अगर करके देखें तो जहां पर नाइट्रोजन है, जहां पर ऑक्सीजन है, जहां पर हेलोजन है, सिंपली जहां पर लोन पेयर ऑफ इलेक्ट्रॉन वाला कोई भी एटम प्रेजेंट है वहां पर हम कहेंगे हमारे पास में नॉन बॉन्डेड ऑर्बिटल है। तो ये 3 तरीके के ऑर्बिटल इलेक्ट्रॉन्स हमारे पास में है जो ट्रांजिशन शो करेंगे। ये तीनों कौन कौन से ट्रांजिशन शो करेंगे? अब यहाँ पर जब हम इन तीनों ट्रांजिशंस की बात कर रहे हैं तो ये ट्रांजिशन हो सकते हैं, इसके अंदर जो रूल है एज अ रूल जो हमने समझा है रूल, वो कौन से ट्रांजिशन पॉसिबल है? केवल सिमेट्रिकली अलाउड ट्रांजिशंस होंगे। सिमेट्रिकली अलाउड ट्रांजिशन का मतलब क्या है कि जब इलेक्ट्रॉन लोअर एनर्जी लेवल से हायर एनर्जी लेवल में जाएगा तो उसकी सिमेट्री चेंज नहीं होनी चाहिए। किसकी सिमेट्री चेंज नहीं होनी चाहिए? ऑर्बिटल की सिमेट्री चेंज नहीं होनी चाहिए। सिग्मा सिग्मा स्टार में जा सकता है, सिग्मा से सिग्मा से अगर हम बात करें कि पाई स्टार ट्रांजिशन हो सकता है क्या, तो नहीं, पाई स्टार ट्रांजिशन नहीं हो सकता। अगर हम बात करें क्या पाई से सिग्मा स्टार ट्रांजिशन हो सकता है क्या, नहीं, पाई से सिग्मा स्टार ट्रांजिशन नहीं हो सकता क्योंकि ये दोनों ट्रांजिशन कैसे हैं? सिमेट्रिकली फॉरबिडन ट्रांजिशन है। सिमेट्रिकली फॉरबिडन ट्रांजिशन का मतलब क्या है? ऐसे ट्रांजिशंस जो हमारे अलाउड नहीं है, जो जैसे हमने कहा कि पाई टू सिग्मा स्टार ट्रांजिशन नहीं हो सकता और सिग्मा टू पाई स्टार ट्रांजिशन नहीं हो सकता, तो इसे हमने कहा है सिमेट्रिकली फॉरबिडन ट्रांजिशन। ये ट्रांजिशन नहीं होंगे। देन इसके बाद आता है कौन कौन से ट्रांजिशन हो सकते हैं। अगर हम सिंपली देखें तो पाई टू पाई स्टार ट्रांजिशन हो सकता है, एन टू सिग्मा स्टार ट्रांजिशन हो सकता है, सिग्मा टू सिग्मा स्टार ट्रांजिशन हो सकता है और एन टू पाई स्टार ट्रांजिशन हो सकता है। जब भी हम एन टू सिग्मा स्टार ट्रांजिशन या एन टू पाई स्टार ट्रांजिशन की भी बात करते हैं तो इन ट्रांजिशन की इंटेंसिटी कम होती है। बहुत कम मॉलिक्यूल्स ऐसे होते हैं जो इस तरीके का ट्रांजिशन शो करते हैं। क्यों? क्योंकि अगेन ये ट्रांजिशंस कैसे हैं, इसमें सिमेट्री का थोड़ा बहुत चेंज तो हो रहा है, यट फिर भी हो जाते हैं क्योंकि नॉन बॉन्डेड की अपनी कोई अपनी सिमेट्री नहीं है इसलिए। तो ये ट्रांजिशन अलाउड ट्रांजिशन है क्योंकि यहाँ पर सिमेट्री में बहुत ज्यादा इशू नहीं है। बट अगर हम बात करें फिर भी इनकी इंटेंसिटी कम है। अब हुआ क्या यहाँ पर, जैसा कि हम यहाँ पर देख सकते हैं कि अगर बात करें कि सिग्मा टू सिग्मा स्टार ट्रांजिशन के लिए इतनी सारी एनर्जी चाहिए,
हमारे पास में n2 सिग्मा स्टार के लिए उससे कम एनर्जी, और पाई टू पाई स्टार के लिए उससे कम, और एन टू पाई स्टार के लिए सबसे कम एनर्जी चाहिए। तो अगर हम सबसे कम एनर्जी वाले ट्रांजिशन की बात करेंगे तो वो होगा कौन सा, एन टू पाई स्टार। अब जो हमारी रेंज है, हमारी रेंज कहाँ से कहाँ तक है, 200 से लेकर 400 तक, और 400 से लेकर 800 नैनोमीटर्स तक। अब जब हमने इसकी बात की 200 से 400 और 800 से 400 से 800 नैनोमीटर, मतलब हमने जो सोर्स लिया है, सोर्स ऑफ लाइट लिया है, सोर्स ऑफ इलेक्ट्रोमैग्नेटिक रेडिएशन लिया है, वो इस रेंज में हमारा इलेक्ट्रोमैग्नेटिक रेडिएशन इमिट करता है। एक्चुअली इन एक्चुअल केस जब हम इसको वर्किंग मैकेनिज्म पे लेके जाते हैं, तब सिग्मा से सिग्मा स्टार ट्रांजिशन के लिए जो एनर्जी रिक्वायरमेंट है, जैसे कि यहाँ पर क्लियरली विजिबल है कि बहुत ज्यादा हाई है, तो ये एनर्जी इतनी ज्यादा हाई है कि ये एनर्जी फॉल होती है 200 से नीचे, अप्रोक्सीमेटली 180 नैनोमीटर्स के आसपास की एनर्जी रिक्वायर है फॉर दिस ट्रांजिशन। हमें ये चीज कहां से पता चली, E इज इक्वल टू एच सी बाय लैम्डा। अगर लैम्डा ज्यादा एनर्जी कम, तो यहाँ पर जो हमारी वेवलेंथ है वो वेवलेंथ कम है, एनर्जी ज्यादा है, सो इसलिए यहाँ पर जो हमें एनर्जी रिक्वायर्ड है वो यूवी रीजन से भी नीचे चाहिए। इसीलिए हमने कहा कि यहाँ पर जो एनर्जी की रिक्वायरमेंट है वो इतनी ज्यादा है कि यहाँ पर जो हमारा सिग्मा टू सिग्मा स्टार ट्रांजिशन है वो कैसा हो जाता है, एनर्जेटिकली फॉरबिडन ट्रांजिशन हो जाता है। तो जस्ट इसको पूरा रिवाइज कर लेते हैं। इसको रिवाइज करने के लिए जो जो चीजें फिर से हम देख लेते हैं कि कौन कौन से ट्रांजिशन रिक्वायर्ड है, कौन कौन से ट्रांजिशंस होंगे और कौन कौन से ट्रांजिशंस नहीं होंगे। तो सिग्मा से सिग्मा स्टार ट्रांजिशन होगा या नहीं होगा, सिग्मा से सिग्मा स्टार ट्रांजिशन नहीं होगा, क्योंकि हम उसे पकड़ नहीं सकते, वी कैन नॉट कैच इट via our apparatus which is having source light source 200 to 400 and 400 to 800। तो कौन कौन से ट्रांजिशन होंगे, कौन कौन से ट्रांजिशन होंगे यहाँ पर, अगर एक मॉलिक्यूल, अब यहाँ पर आ जाते हैं कि कौन से मॉलिक्यूल यूवी विजिबल एक्टिव होंगे और कौन से मॉलिक्यूल यूवी विजिबल एक्टिव नहीं होंगे। दूसरे वर्ड्स में हम कहेंगे कौन से मॉलिक्यूल्स यूवी एब्जॉर्प्शन शो करेंगे, कौन से मॉलिक्यूल यूवी विजिबल एब्जॉर्प्शन शो नहीं करेंगे। तो सिंपल फंडा है बॉस, यहाँ पर अगर मॉलिक्यूल में कोई पाई इलेक्ट्रॉन है, या इन सम केसेस नॉन बॉन्डेड इलेक्ट्रॉन है, तब वो मॉलिक्यूल शो करेगा कौन सा यूवी विजिबल एक्टिव होना। मतलब यहाँ पर ऐसे मॉलिक्यूल्स, ये भी एन टू पाई स्टार ट्रांजिशन भी होता है, बेसिकली एन टू सिग्मा स्टार ट्रांजिशन जो है वो बहुत ही कम देखने को मिलता है। सॉरी, ये मैंने गलत लिख दिया, इसको रिवाइज फिर से। एन टू सिग्मा स्टार ट्रांजिशन बहुत कम मॉलिक्यूल्स में देखने को मिलता है, केवल हेलो एल्केन्स के केस में हमें देखने को मिलता है, अदरवाइज नहीं दिखता। तो सिंपल फंडा है, किसी भी मॉलिक्यूल में ये चेक करने का कि वो यूवी विजिबल एक्टिव है या नहीं है, क्या उस मॉलिक्यूल में अनसैचुरेशन है। अगर अनसैचुरेशन है, अनसैचुरेशन का मतलब क्या है, या तो उसमें डबल बॉन्ड है या ट्रिपल बॉन्ड है, तो वो मॉलिक्यूल यूवी विजिबल एक्टिव होगा। ठीक है, तो यहाँ पर रिक्वायरमेंट भी हमारी क्लियर हो जाती है कि कोई मॉलिक्यूल को देखकर हम कैसे पता लगाएं कि ये मॉलिक्यूल एक्टिव होगा या नहीं होगा, ये मॉलिक्यूल यूवी विजिबल लाइट शो करेगा या नहीं होगा। सीधे सीधे उसमें चेक कीजिए क्या उसमें अनसैचुरेशन है, अनसैचुरेशन है, यस मॉलिक्यूल इज यूवी विजिबल एक्टिव। आगे जाके इसे हम एक टर्म पढ़ेंगे, दैट इज प्रेजेंस ऑफ क्रोमोफोर। प्रेजेंस ऑफ व्हाट, क्रोमोफोर। क्रोमोफोर का मतलब क्या है, इसमें जब डिस्कशन करेंगे तब इस चीज को और देखेंगे। इसका सिंपल क्या है, क्रोमोफोर वो पार्ट जो मॉलिक्यूल में एक्टिव यूवी विजिबल लाइट के एब्जॉर्प्शन के लिए रिस्पॉन्सिबल है,
उसे हम कह रहे हैं क्रोमोफोर। अगर पूछा जाता है कि यूवी विजिबल मॉलिक्यूल के एक्टिव होने की शर्त क्या है, व्हाट इज द कंडीशन, सो कंडीशन इज प्रेजेंस ऑफ क्रोमोफोर। व्हाट इज क्रोमोफोर? प्रेजेंस ऑफ अनसैचुरेशन। तो अब यहाँ पर हम दो चीजें देखेंगे। पहला कि इन मॉलिक्यूल्स में कौन कौन से इलेक्ट्रॉनिक ट्रांजिशन हो सकते हैं। लेट नंबर इट, दिस इज CH3CHO। कौन कौन से यहाँ पर ट्रांजिशन हो सकते हैं? यहाँ पर हमारे पास में डबल बॉन्ड है। डबल बॉन्ड अगर है तो कौन सा ट्रांजिशन होगा? पाई टू पाई स्टार ट्रांजिशन होगा। यहाँ पर ऑक्सीजन है तो कौन सा ट्रांजिशन होगा? N2 पाई स्टार ट्रांजिशन होगा। इन केस ऑफ CH3Cl, CH3Cl के केस में हमारे पास में कौन सा ट्रांजिशन होगा? केवल मेरे पास में क्लोरीन है, हेलो एल्केन्स में केवल एक तरीके का ट्रांजिशन होता है, N2 सिग्मा स्टार ट्रांजिशन। CH2O दैट इज फॉर्मल्डिहाइड, फॉर्मल्डिहाइड के केस में हमारे पास में कौन सा ट्रांजिशन होगा? पाई टू पाई स्टार ट्रांजिशन होगा और N2 पाई स्टार ट्रांजिशन होगा। यहाँ पर हर एक मॉलिक्यूल्स में हम टोटल नंबर ऑफ पीक्स का, नंबर ऑफ बैंड्स का भी पता लगा सकते हैं कि कौन से मॉलिक्यूल में कितने ट्रांजिशंस होंगे। नेक्स्ट इज CH3CH2CH3। क्या इस मॉलिक्यूल में कहीं कोई अनसैचुरेशन है? इस मॉलिक्यूल में कहीं कोई अनसैचुरेशन नहीं, सैचुरेशन नहीं है, तो सीधे सीधे हम कह सकते हैं कि ये मॉलिक्यूल यूवी विजिबल इनएक्टिव है। क्यों इनएक्टिव है? क्योंकि यहाँ पर कोई भी क्रोमोफोर नहीं। अगर हम इस मॉलिक्यूल की बात करें यहाँ पर, तो अब इस मॉलिक्यूल में सीधे सीधे एक ट्रांजिशन हमें दिख रहा है, अनसैचुरेशन है तो पाई टू पाई स्टार ट्रांजिशन। यहाँ पर अगेन पाई टू पाई स्टार ट्रांजिशन और ऑक्सीजन है तो N2 पाई स्टार ट्रांजिशन भी होगा। ब्यूटाडाइन के केस में अगेन केवल पाई टू पाई स्टार ट्रांजिशन हमें देखने को मिलता है। अब कुछ टर्म्स की बात कर लेते हैं। यूवी विजिबल स्पेक्ट्रोस्कोपी में क्या क्या टर्म्स इन्वॉल्व हैं। पहला टर्म है क्रोमोफोर। क्रोमोफोर की हमने अभी डिटेल में बात की। अगर जब इसकी हम स्पेसिफिकली डेफिनेशन और इसके शॉर्ट नोट की बात करते हैं तो इसमें आपको क्या क्या चीजें देनी है। दैट इज फर्स्ट, it is defined as a nucleus or any isolated covalently bonded group which is responsible for the absorption of light radiation in the UV range। अगर हम इसके टर्म के ओरिजिन की बात करें तो ये टर्म आया है ग्रीक वर्ड से, दैट इज क्रोमोफोर। क्रोमोफोर मींस कलर कैरियर। इनिशियली जब ये कहा गया कि क्रोमोफोर क्या होते हैं, तो उन्होंने कहा कि जो भी कलर के लिए रिस्पॉन्सिबल हो वो क्रोमोफोर। बट अगर हम बात करें रेंज की, तो अगर रेंज हमारी कहाँ से कहाँ तक है? 200 से 400 तक, 400 से 800 तक। अब इस पूरे रेंज में यहाँ से यहाँ तक का जो मॉलिक्यूल है, जो यहाँ से यहाँ तक की लाइट को एब्जॉर्ब कर रहा है, दैट इज इन यूवी रेंज। और अगर यूवी रेंज में मॉलिक्यूल लाइट एब्जॉर्ब कर रहा है, दैट विल डू नॉट शो द कलर। वो क्या कलर शो करेगा? नहीं, कलर शो नहीं करेगा। कलर हमारा स्टार्ट होगा 400 से 800 के बाद में। तो इट इज नॉट नेसेसरी। अब यहाँ पर कंडीशन बदल गई। दो इलेक्ट्रॉनिक ट्रांजिशन हो रहा है, बट ये इलेक्ट्रॉनिक ट्रांजिशन यूवी रेंज में है। अगर यूवी रेंज में है तो वो कलर को शो नहीं करेगा, एंड येट मॉलिक्यूल इज एक्टिव, यूवी विजिबल एक्टिव, सो दोज आर रेफर्ड एज क्रोमोफोर। सिंपली अगर बात कहें तो हमने बात कही थी जहां पर भी अनसैचुरेशन है, दोज आर क्रोमोफोर्स। important chromophores, carbonyls, acids, ester, nitrile, ethylenic group। कोई भी ऐसा एग्जांपल आप इसमें दे सकते हैं जहां पर कोई भी अनसैचुरेशन है, जहां पर कोई भी डबल बॉन्ड या ट्रिपल बॉन्ड है। इसको हम यहाँ पर क्रोमोफोर के एग्जांपल से समझ लेते हैं। यहाँ पर पाई टू पाई स्टार ट्रांजिशन होगा, जहां पर डबल बॉन्ड है वहां पर कौन सा ट्रांजिशन होगा?
पाई टू पाई स्टार ट्रांजिशन। यहाँ पर ये दोनों टर्म्स भी आपके सामने एक बहुत सारी क्लियर हो जाएंगी कि व्हाट इज लैम्डा मैक्स वैल्यू। लैम्डा मैक्स वैल्यू इज दैट वैल्यू, दैट वेवलेंथ विच हैज मैक्सिमम एब्जॉर्प्शन, जहां पर मैक्सिमम एब्जॉर्प्शन हो रहा है, और इस लैम्डा मैक्स वैल्यू पर कितना परसेंटेज एब्जॉर्ब हुआ है, उसकी इंटेंसिटी क्या है उस परसेंटेज एब्जॉर्बेंस की, दैट इज नोन एज एब्जॉर्प्टिविटी। दिस इज नोन एज एब्जॉर्प्टिविटी। सो एब्जॉर्प्टिविटी हम किसको कहेंगे, जितनी वैल्यू हमें लैम्डा मैक्स वैल्यू में परसेंटेज एब्जॉर्बेंस की मिली है, दैट इज रेफर्ड एज एब्जॉर्प्टिविटी। तो अगर हम पाई टू पाई स्टार ट्रांजिशन की बात करें, काफी हाई एब्जॉर्प्टिविटी की हमें वैल्यू मिलती है। यहाँ पर देन अगर कार्बन कार्बन ट्रिपल बॉन्ड की बात करें तो पाई टू पाई स्टार ट्रांजिशन है, यहाँ पर लैम्डा मैक्स वैल्यू क्या हो गई, इंक्रीज हो गई। लैम्डा मैक्स वैल्यू इंक्रीज हो जाने का मतलब क्या है कि एनर्जी रिक्वायरमेंट ट्रिपल बॉन्ड में और कम हो गई। सेम यहाँ पर अगर CO की बात करें, कार्बन C डबल बॉन्ड O, यहाँ पर N2 पाई स्टार ट्रांजिशन होगा और पाई टू पाई स्टार ट्रांजिशन होगा। N2 पाई स्टार ट्रांजिशन will require lesser energy मतलब higher wavelength, and pi to pi star transition of lower wavelength। बट यहाँ पर जो हमें इसकी एनर्जी एब्जॉर्प्टिविटी वैल्यू देखने को मिलती है, उसमें क्वाइट क्लियर चेंज देखने को मिलता है कि N2 पाई स्टार ट्रांजिशन ऐसे बहुत कम मॉलिक्यूल्स हैं जो ये पर्टिकुलर ट्रांजिशन शो कर रहा है। इसका मतलब क्या हुआ कि हमने जब लाइट डाली किसी भी एक ऐसे मॉलिक्यूल में जहां पर C डबल बॉन्ड O है, तो उसमें से कुछ मॉलिक्यूल्स ने, बहुत थोड़े से मॉलिक्यूल्स ने N2 पाई स्टार ट्रांजिशन शो किया। मैक्सिमम मॉलिक्यूल्स ने कौन सा ट्रांजिशन शो किया है, पाई टू पाई स्टार। देन बात करते हैं नाइट्रोमीथेन की, यहाँ पर भी N2 पाई स्टार और पाई टू पाई स्टार ट्रांजिशन है। जो वैल्यूज का एक हमें सिग्नेचर दिखता है वो सेम दिखता है। दिस इज हायर लोअर एनर्जी रिक्वायरमेंट, दिस इज हायर एनर्जी रिक्वायरमेंट, yet absorptivity value of this transition is low and this transition is high। केवल और केवल हेलो एल्केन्स में हमें N2 सिग्मा स्टार ट्रांजिशन देखने को मिलते हैं, और जिसकी भी एब्जॉर्प्टिविटी काफी कम है, मींस दे आर क्वाइट वीक ट्रांजिशन। इसका मतलब क्या है, वीक ट्रांजिशन का मतलब क्या है कि इनका हमें, जो हम अगर ग्राफ बनाने जाएंगे लैम्डा मैक्स और परसेंटेज एब्जॉर्बेंस के बीच में, तो हमें एक हाई पीक नहीं मिलेगी, हमें एक लो पीक मिलेगी। अब बात करते हैं ऑक्सोक्रोम की। हमने कहा देखा कि जैसे हमारे पास में डबल बॉन्ड था, डबल बॉन्ड की वैल्यू x थी, और जब हम ट्रिपल बॉन्ड पे गए तो ट्रिपल बॉन्ड में ही पाई टू पाई स्टार ट्रांजिशन के लिए हमें कम एनर्जी रिक्वायरमेंट हो रही। तो एक ही ट्रांजिशन में ऐसा हो ही सकता है पाई टू पाई स्टार ट्रांजिशन। डिस्क्रीट होने का ये मतलब बिल्कुल नहीं है कि पाई टू पाई स्टार ट्रांजिशन अगर हमेशा हो रहा है तो उसकी वैल्यू हमने फिक्स कर दी। नो, इट इज नॉट लाइक दैट। हाँ, ऐसा जरूर है कि अगर मेरे पास में एक मॉलिक्यूल है CH2, तो इसमें जो पाई टू पाई स्टार ट्रांजिशन हो रहा है उसकी वैल्यू हमेशा ओवरऑल टू ऑल ओवर द यूनिवर्स सेम रहेगी। अब अगर इसमें हमने कोई ऐसा ग्रुप लगा दिया, ऐसा कोई कुछ एडिशन हमने कर दिया जिसके कारण इस पाई टू पाई स्टार ट्रांजिशन की वैल्यू चेंज हो रही है। चेंज होने का मतलब क्या है, अगर हम हमारी इसकी जो वेवलेंथ है वो कम हो गई, जो हमारी एनर्जी की रिक्वायरमेंट है वो कम हो गई, तब उसे हम कहेंगे ऑक्सोक्रोम। फॉर एग्जाम्पल हम यहाँ पर देख लेते हैं, मेरे पास में एक एग्जाम्पल है CH2CH3। इसमें एक पाई टू पाई स्टार ट्रांजिशन होगा। एक दूसरा एग्जाम्पल, इसको मैं एक कहती हूँ मॉलिक्यूल A, और दूसरा मॉलिक्यूल मैं ले लेती हूँ यहाँ पर बीटाडीन, जहां पर क्या है, जहां पर जहां पर अल्टरनेटिंग डबल बॉन्ड। अल्टरनेटिंग डबल बॉन्ड का मतलब क्या होता है, जहां पर अल्टरनेटिंग डबल बॉन्ड होगा वहां पर मेरा मॉलिक्यूल में कॉन्जुगेशन है,
कॉन्जुगेशन है मतलब क्या हुआ कि ये मॉलिक्यूल, अगर मॉलिक्यूल ए और बी की स्टेबिलिटी की बात करें तो मॉलिक्यूल बी विल बी मोर स्टेबल देन मॉलिक्यूल ए। अब स्टेबल होने से मतलब क्या है कि यहाँ पर भी पाई टू पाई स्टार ट्रांजिशन होगा और यहाँ पर भी पाई टू पाई स्टार ट्रांजिशन होगा, बट जो एनर्जी रिक्वायरमेंट है इन केस ऑफ मॉलिक्यूल बी इट विल बी लेसर देन दिस मॉलिक्यूल। यहाँ से पाई टू पाई स्टार जाने के लिए ज्यादा इलेक्ट्रॉन को मेहनत लगेगी, ज्यादा एनर्जी रिक्वायर्ड होगी देन टू दिस। और ऐसा अगर कोई भी ग्रुप ऐड हो जा रहा है किसी भी मॉलिक्यूल में, ऐसा ग्रुप, ऐसा सिस्टम, यहाँ पर कोई पेयर ऑफ ऐसा भी कोई हो सकता है जिसके पास में नॉन बॉन्डेड इलेक्ट्रॉन हो, जैसे NH2OH OR COH। तो ऐसा कोई भी चीज, ऐसा कोई भी ग्रुप, ऐसा कोई भी पार्ट मॉलिक्यूल का जिसके कारण एक मॉलिक्यूल की एनर्जी कम हो रही है, उसे हम कह रहे हैं ऑक्सो ग्रुप। तो यहाँ पर एग्जाम्पल देख लेते हैं। एग्जाम्पल के जैसे कि हमने कहा बेंजीन में लैम्डा मैक्स वैल्यू हमें मिली 255 नैनोमीटर पर। फिनॉल के केस में हमें वैल्यू मिली 270 नैनोमीटर पर। यहाँ पर OH ग्रुप आ गया। ये इस OH ग्रुप ने ऑक्सोक्रोम की तरह काम किया। ऑक्सोक्रोम के कारण जो एनर्जी रिक्वायरमेंट है वो कम हो गई। एनर्जी रिक्वायरमेंट कम हुई तो लैम्डा मैक्स वैल्यू इंक्रीज हो गई। एनिलीन के केस में दिस इज 280 नैनोमीटर्स, सो दिस इज NH2 मॉलिक्यूल। अगर हम इसकी बात करें तो NH2 के केस में ये लैम्डा मैक्स वैल्यू और ज्यादा। सो अभी हमने ऑक्सोक्रोम और क्रोमोफोर की बात की और साथ में बात की प्रिंसिपल ऑफ यूवी विजिबल स्पेक्ट्रोस्कोपी और टाइप्स ऑफ इलेक्ट्रॉनिक ट्रांजिशन में। नेक्स्ट लेक्चर में हम इसके आगे वाले पार्ट की बात करेंगे जिसमें इंक्लूड होंगे आपके कितने तरीके के शिफ्ट्स पॉसिबल हैं। इसमें ऑक्सोक्रोम का भी एक इम्पॉर्टेंट रोल है और साथ में लैम्बर्ट पियर्स लॉ। थैंक यू।